हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको वेक्टर्स के बारे में कुछ सिखाऊंगा। मैं देखो ना, फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज दो है। एक कैलकुलस, दूसरा वेक्टर्स। अगर आपको दोनों में ग्रिप मिल जाता है, आप फिजिक्स समझो, ऑलमोस्ट 60% ऑफ द फिजिक्स इज डीम्ड टू बी ओवर। तो बच्चों, एक चीज हमेशा याद रखो, ये दोनों सिर्फ करना नहीं है और जोड़ना भी नहीं है। मतलब ऐसा करना है कि मतलब इसको आपको नस नस में जाना चाहिए। ये वेक्टर्स और कैलकुलस दोनों। पहले मैं वेक्टर्स के बारे में यहाँ कुछ जिक्र करना चाहता हूँ। और जैसा मैथ्स जो पढ़ाते हैं वो एकदम अलग चीज का होता है, अलग ढंग का होता है। जो मैं सिखाता हूँ वो सिर्फ फिजिक्स के ध्यान में रखते हुए मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये आखिर क्या है? ये जो भी चीजें हैं जो आप 10th तक नहीं सीखे हैं, तो लेकिन अभी सीखना पड़ेगा आपको। यही एक मैं बताता हूं, जैसा क्रिकेट के समय में जैसा आप लोग यू स्लीप क्रिकेट, यू ईट क्रिकेट, यू रन क्रिकेट, यू लाइकवाइज इन ए सिमिलर वे वेक्टर्स भी ऐसा ही करना है। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज दिस वेक्टर? वी विल ट्राई टू dissect this to the core. Okay, right. Now let me tell you, any physical quantity, you know, any physical quantity, you can divide that into three types. One, scalar; two, vector; three, टेंसर। टेंसर्स हालांकि आपको सिलेबस में 8 में कहीं भी नहीं आता है, आप इसको छोड़ सकते हो। फिर भी जिक्र तो हम जरूर करेंगे, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए आखिर ये चीज है क्या। राइट, सो लेट अस सी। तो स्केलर का मतलब क्या है? इट possesses ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। मतलब इसका दिशा वैसा कुछ होता नहीं है। आपका एज कितना है, बस आप बताओ कि भाई 15 साल है, 16 साल, 17 साल, इसी तरह का, राइट, इस तरह का। तो आपका मास कितना है, तो बोलोगे 30 किलो, 40 किलो, ऐसा इस टाइप का जो पैरामीटर्स होते हैं वो एग्जाम्पल में बताता हूं आपको। स्केलर्स में जो हम लोग फिजिक्स में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, मैं उसके बारे में ज्यादा जिक्र करूंगा यहाँ। एक है मास, दूसरा वॉल्यूम, तीसरा डेंसिटी, और वर्क है, एनर्जी, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर। ये सब स्केलर में आता है। तो हम पूछते हैं ना कि भाई टेम्परेचर कितना है, हम ये नहीं बताते हैं कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज और 45 डिग्री सेंटीग्रेड, बस ऐसा थोड़ी होता है। ये ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है। तो एक वैल्यू होता है, बस वो वैल्यू कितना है यही हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। ये एक चीज हो गया आपका ये स्केलर्स। ऑलराइट, नाउ वेक्टर क्या होता है? वेक्टर क्या होता है? वेक्टर का बहुत ऑफकोर्स वही हमारा मेन इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ। वेक्टर का क्या होता है? नंबर 1, इसको मैग्नीट्यूड रहेगा, दूसरा डायरेक्शन रहेगा, ठीक है, तब तक के लिए। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो ये है, इट शुड नेसेसरली ओबे रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन। वो क्या है वो भी मैं बताता हूं। ये कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ,
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आ रहा है समझ में? मैं क्या कह रहा हूं यहां फिर एक बार समझाता हूं, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक ये है कि मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही, डायरेक्शन भी रहना जरूरी है, और ये काफी नहीं है, ये बहुत, यही मैं बताता हूं आपको। मैथ्स में फिजिक्स में यही अंतर है। तो फिजिक्स में जब हम सीखते हैं उसका एकदम रूट तक जाना पड़ता है। वो क्या है कि जब तक रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन, सच एज एक कॉम्यूटेटिव लॉ है, एक एसोसिएटिव लॉ, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये तीनों की तीनों लॉस अगर चालू है इस क्वांटिटी का, तभी उस क्वांटिटी को वेक्टर कहा जाता है, तब तक के लिए नहीं। समझे? राइट। और इसका एग्जाम्पल्स क्या होगा? वेक्टर का एग्जाम्पल क्या होता है? एक चीज है, अब हमेशा ध्यान में रखो, स्केलर का सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, डायरेक्शन नहीं रहेगा। वेक्टर का मैग्नीट्यूड रहेगा, डायरेक्शन रहेगा, लेकिन एडिशनल कंडीशन भी है। वो कंडीशन कंपलसरी है, वो बताता हूं वो क्या है। जैसा मैं इसके बारे में एम्फसिस क्यों कर रहा हूं, इसके ऊपर इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूं, मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले उसका एग्जाम्पल्स देख लेंगे आखिर है क्या। एक है डिस्प्लेसमेंट। कुछ चीजें आप सुने होंगे लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिए होंगे। एक तो है डिस्प्लेसमेंट, दूसरा वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सीलरेशन, फोर्स, angular displacement, but it should be extremely small। मतलब बहुत ही छोटा अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहेगा तभी हम बताते हैं कि भाई इसको वेक्टर है, नहीं तो नहीं। सिमिलरली वेरी स्मॉल एरिया, एरिया भी वेक्टर कहा जाता है फिजिक्स में। ये क्यों है बाद में पता चलेगा, लेकिन ये वेरी स्मॉल में क्यों लिखा थोड़ी देर के बाद मैं समझाऊंगा आपको। मैं थोड़ी देर के बाद समझाऊंगा, पहले इसको आप नोट तो करते जाइए। तो वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और वेरी स्मॉल एरिया। तो हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, मोमेंटम है। इसके बाद कुछ टर्म्स आप नहीं सुने होंगे, वो एक है टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, इस तरह का चीज है। ये सबको वेक्टर्स कहा जाता है। समझे आप? और इसमें मैं एक ऐसा एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं जो क्वांटिटीज जिसको डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन आप इसको वेक्टर नहीं कहा जा सकता। मैं बताता हूं। पहले वो तीसरा टेंसर का भी हम लोग खत्म कर दे। कुछ डेफिनेशन है इसका, क्या है, मैग्नीट्यूड रहेगा, no direction, but possesses different values in different directions. Now this is very very important. ये अपने आप को डायरेक्शन नहीं रहता है। एक ऐसा क्वांटिटी है जिसको डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन एक डायरेक्शन में एक वैल्यू, दूसरे डायरेक्शन में दूसरा वैल्यू, तीसरे में तीसरा वैल्यू, इस तरह का जब भी रहता है उस क्वांटिटी को टेंसर कहा जाता है एट दिस लेवल। लेकिन सच पूछे तो सभी की सभी फिजिकल क्वांटिटीज को टेंसर्स कहा जाता है। स्केलर टेंसर ऑफ जीरो रैंक बोलते हैं, वेक्टर टेंसर ऑफ फर्स्ट रैंक बोलते हैं, और दिस इज
टेंसर ऑफ सेकंड रैंक बोलते हैं, ठीक है। ये सबका जरूरत नहीं है, मैं ऐसा ही सिर्फ जिक्र कर रहा हूं बस, और कुछ नहीं है। और इसमें जो एग्जाम्पल्स है जो हम लोग बाद में जो डिस्कस करने वाला है वही मैं यहाँ दे रहा हूं आपको। एक तो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेरी इंपॉर्टेंट है, बाद में देखेंगे इसके बारे में, अभी नहीं। रोटेटरी मोशन में आएगा, बहुत लंबी समय तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और दूसरा स्ट्रेस। बस ये दोनों हम जब सिचुएशन आएगा तब हम इसके बारे में जरूर डिटेल डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए इसके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं देखेंगे। फिलहाल हम फोकस डालेंगे सिर्फ वेक्टर्स के ऊपर, राइट। तो वेक्टर्स में मैंने क्या बताया, एक बार आप इसको ध्यान में मतलब ले आओ। एक है कि इसका मैग्नीट्यूड रहेगा, डायरेक्शन रहेगा, इसके अलावा 3 रूल्स है और लॉस ऑफ वेक्टर एडिशन है, उसको फॉलो करना जरूरी है। वो है क्या आखिर? कॉम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब क्या है, सिंपली मैं बताता हूं, आप ज्यादा इसको डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ आप बस देखो, इतनी सी बात है, अगर मैं 2 वेक्टर्स ले रहा हूं और इसको ऐड कर रहा हूं, आपको ये ताजुब की बात है, मैं अगर जब इस तरह का रहता हूं, लिखता हूं, मान लो तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, अगर ये है तो कॉम्यूटेटिव लॉ वैलिड है। और आपको डाउट आएगा ये कौन सी बड़ी बात है, क्यों? बचपन से आप ये सीखते आए हैं 3 प्लस 4 और 4 प्लस 3 दोनों एक है। इसको हम लोग वेक्टर एडिशन बोलते हैं, इसको वेक्टर एडिशन बोलते हैं। 3 प्लस 4 और 4 प्लस 3, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसका फर्क पड़ता है। यही चीज है, हम लोग जैसा सबसे पहले स्कूल में जब चीजों सिखाया जाता है, उसी तरह का अब आपको ये सब चीजें सीखना पड़ेगा। एकदम नया है तो इसको आपको मानना ही पड़ेगा। और मैं आपको दिखाऊंगा ये आखिर क्या ऐसा नहीं है, ये भी हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, ये हो सकता है। ये क्यों होगा ये भी मैं आपको समझाता हूं। ये हमेशा, मगर मान लो ये वैलिड है तो हम लोग कम्यूटेटिव लॉ वैलिड बोलते हैं। और दूसरा क्या है, दो एसोसिएटिव लॉ, ये भी कुछ ऐसे टाइप का है। मान लो आप 3 वेक्टर्स ले रहे हो, पहले मैं b प्लस सी को जोड़ करके उसके बाद ई के ऐड करता हूं, या फिर पहले हम लोग ये भी ऐड करेंगे तब सी को ऐड करेंगे। अगर दोनों का रिजल्ट एक ही आएगा तब हम बोलेंगे कि एसोसिएटिव लॉ वैलिड है। बोलो बच्चों, क्या आपने सीखा है? ये दोनों में एक चीज है कि ऑर्डर में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, इसका मतलब सिर्फ इतना है, राइट। एक तो एसोसिएटिव लॉ हो चुका है, और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कोई स्केलर ले लो, आप इसको वेक्टर से इस तरह का अगर मल्टीप्लाई करते हैं, सच बोले तो ये जब आप देखते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, ये तो हमेशा होता है। नहीं, हमेशा नहीं होता है मेरे बच्चों, ये ही आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर इस तरह का है तब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। तो कोई भी क्वांटिटी जो भी हमने अब तक यहाँ लिस्ट आउट किया, displacement, velocity, momentum, acceleration, torque, force, small, very small angular displacement, very small area, all these things satisfy this. जितने भी मैंने अब तक जिक्र किया सभी की सभी में ये तीनों लॉ वैलिड रहता है, ये तीनों लॉ वैलिड रहता है, ठीक है। और आपको दिमाग में ये बात हटाने के लिए मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं। ये कौन सा पैरामीटर है जो डायरेक्शन है, लेकिन ऑर्डर बदलने से समेशन एक नहीं होगा।
मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ कहाँ वैलिड नहीं है, यही मैं आपको अभी समझाता हूँ। अब कोई किताब लेके मैं समझाऊंगा तभी आप इसको समझ पाएंगे। देखो ना, ये किताब है, ठीक है, ये किताब है इस तरह का, ठीक है। और देख एक चीज है, मैं इसको इस तरह का टर्न कर रहा हूं, देखो ना, यहां से इस तरह का टर्न कर रहा हूं, मतलब इस तरह का एक, ठीक है। इसको कितना एंगल हुआ, यहां से यहां तक 90 डिग्रीज हुआ। ये एक वेक्टर जैसा हम लोग लेंगे, मैं फिर बताता हूं आपको। ये 90 डिग्री है, एक वेक्टर है, ये बार 90 डिग्रीज, और दूसरा मैं इस तरह का ले रहा हूं, एक और 90 डिग्री से ले रहा हूं, समझे आप? तो ये दोनों का रिजल्ट आप क्या देख रहे हो, ये देख रहे हो, ठीक है। मैं फिर वापस जा रहा हूं उसी तरह का, वापस आया, ये बार प्लस बी बार, ये रिजल्ट आया, फिर वापस जा रहा हूं, फिर दिखा रहा हूं आपको, ये बार पहले, ये बी बार दूसरा, ये, ठीक है, रिजल्ट ये आ गया। फिर वापस जाके अब पहले ये करूंगा, ये बार बी बार प्लस ये बार, रिजल्ट टोटली डिफरेंट आ रहा है आपको। फिर वापस जाऊंगा, ये ओरिजिनल मेरा किताब है, इसको पहले बी बार करूंगा तो ये आएगा, प्लस ये बार इस तरह का है, टोटली डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है, समझे आप? मतलब अगर 90 डिग्रीज एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मैं वेक्टर मानना चाहता हूं, ये फिजिक्स में वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू बी प्लस ए। ये सबको समझ में आया होगा। मैं फिर एक बार इसको दिखाता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखो ना, ये है, ये पहले से एक बॉडी को लेके मैंने 90 डिग्री टर्न किया, ये बार मैं बता रहा हूं, ये बार इस तरह का, और दूसरा बी बार, ये भी 90 है लेकिन डायरेक्शनल है, ये बार प्लस बी बार का रिजल्ट ये आपको दिख रहा है। तो वापस आ जाओ और पहले बी बार करो, बी बार प्लस ये बार, टोटली डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब अगर आपका फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, then this is not a vector। आया समझ में? आया समझ में? ये नाउ मैं आपको यही दिखाता हूं। ये देखिए, ही किताब मैं अभी पहले 90 लिया था। अगर मान लो मैं छोटा सा एंगल लेता हूं, ए बार बी बार, फिर वापस जा रहा, ए बार बी बार, ये दिख रहा है आपको, पहले बी बार ए बार, देखो ना, ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है आपको, वही रिजल्ट आ रहा है। थोड़ा सा एंगल लेकर के करो तो कोई फर्क दिखने वाला नहीं है। इसीलिए उसमें ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, किसमें? इनफाइनिटेसिमली स्मॉल, मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, एक्सट्रीमली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, तब आपको ये कम्यूटेटिव लॉ वैलिड होगा और इसको आप वेक्टर कहा जा सकता है। समझ में आया आपको? इस तरह का होता है। कुछ चीजों में ऐसे है कि डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन वेक्टर नहीं कहा जा सकता। एक और चीज है उसी तरह का, करंट। करंट का डायरेक्शन हम सबको पता है, मैग्नीट्यूड में 5 एम्प, 2 एम्प, 1 एम्प एटसेट्रा, लेकिन ये किसी भी लॉ वेक्टर का इसमें चालू नहीं है। मान लो वेक्टर क्या होता है, इस तरह का लेंगे तो कंप्लीट लूप में सम 0 होता है, लेकिन ये करंट है कि इसमें 5 एम्प्स जा रहा है, 5 जा रहा है, 5 जा रहा है, यहाँ आते ही 5 ही आएगा, वहां जाके मतलब मत छुओ 0 करके तो शॉक मारेगा इसको। इसलिए
एक करंट को कहीं भी वेक्टर जैसा मानना नहीं चाहिए, ठीक है। एक ऐसा भी होता है, कुछ क्वांटिटीज ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड हो, जिसका डायरेक्शन हो, लेकिन वेक्टर नहीं कहा जा सकता, समझा। तो ये है वेक्टर का सिंपल चीजें मैं आपको जो समझा रहा हूं वो यही है, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल से मैंने दे दिया है आपको, कॉम्पिटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है ये मैंने आपको समझाया है। कोई भी क्वांटिटी वेक्टर को कहना है, वेक्टर जैसा कहना है, तो ये तीनों की तीनों लॉस वैलिड होगा, तभी इसको वेक्टर माना जाता है, ठीक है, राइट। अगर ये हम लोग सीख चुके हैं किस चीज को वेक्टर कहते हैं, नाउ सबसे पहली बात जो उसमें हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो ये है रिप्रेजेंटेशन। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को, ऑलरेडी मैं कर चुका हूं। सिंगल लेटर से ये बार ऊपर एक एरो मार्क रखते हो, बी बार, सी बार, लाइकवाइज पी बार, क्यू बार। आपको कैपिटल चाहिए तो कैपिटल यूज करो, स्मॉल चाहिए तो स्मॉल यूज करो, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर आपके पास दो पॉइंट्स है, ए बी है, आपको ये भी वेक्टर इस तरह का रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे ये बी बार, समझे। कोई पॉइंट यहां से यहां तक है, ये पी है, ये क्यू है, इसको पी क्यू बार बोलते हैं। तो या तो सिंगल लेटर में करो इस तरह का, ये बार सी बार आर्बिट्ररली आप कर सकते हो, या फिर दो पॉइंट्स लेकर के जोड़ करके जिस तरफ डायरेक्शन है उस तरफ का लेटर यहां आना चाहिए, जहां से चालू हो रहा है वहां यहां होना चाहिए भी। तो मैं इतना डिटेल्स में क्यों समझा रहा हूं, ये चीजें कभी जिंदगी में गलत नहीं करना है, इसलिए मैं सब कर रहा हूं आपको। इसको टिप्पणी वेक्टर बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग ओरिजिन ऑफ द वेक्टर बोलते हैं, ठीक है, राइट। तो इस तरह का रिप्रेजेंट करते हैं। और नॉट ओनली दैट, इसमें देयर इज वन मोर थिंग दैट यू ऑलवेज शुड बी केयरफुल अबाउट। अगर मान लो मैं इस तरह का एक वेक्टर दिया, मैं बोल रहा हूं इसका फोर्स है 10 न्यूटन से, इस तरह का, मुझे इसी सिलसिले में एक 5 न्यूटन का फोर्स रखना है, तो मैं करता क्या हूं, इसी डायरेक्शन में चाहिए तो इस तरह का करूंगा। देखो ना, बिना हम लोग कैलकुलेट करें, क्या कर रहे हैं हम लोग, अगर ये 10 है तो इसमें आधा होगा, यहां ये 5 है, उस तरह का 5 अगर मुझे इस डायरेक्शन में लिखना है तो मैं ये लेंथ ऑफ द शाफ्ट जो भी होगा उसको हम लोग मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट ले लेते हैं, राइट है। तो यहां तो कम है तो 5, अगर मुझे 20 रखना हो तो मैं देखो ना अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली की जरूरत नहीं है। जब हम लोग इस तरह का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरह का हम लोग कर सकते हैं, समझे आप। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इसका ये ओरिजिन है, ये टिप्पणी वेक्टर है। मैं इस तरह का इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, और मैं ये टिप और ओरिजिन का ही हमें इस्तेमाल करता रहूंगा पूरा लेक्चर में, ठीक है। ये आपको ध्यान में हमेशा रखना चाहिए। अब आएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वेक्टर्स में होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स एक एक करके मैं दे देता हूं। अगर ये आप इसको देखेंगे और इसको समझेंगे, वेक्टर्स में जिंदगी में डाउट नहीं आएगा आपको, क्योंकि बहुत ही फंडामेंटल्स है। इतना डिटेल्स में आपको किसी भी किताब में वगैरह नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसको ध्यान से देख लो, ध्यान से लिख लो और ध्यान से समझ लो, समझने के लिए कोशिश करो, ठीक है। नंबर 1, वेक्टर्स इन ऑर्डर। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इन ऑर्डर, ठीक है। इसमें मतलब क्या है, कोई भी वेक्टर आप रिप्रेजेंट करो, यहां टिप से दूसरा वेक्टर चालू होगा, इस टिप से यहां जितने भी वेक्टर्स चाहिए
और एक चीज और है, ये जो वेक्टर जो बात कर रहा हूं ना मैं, ये आपको जहां चाहिए तो वहां आप शिफ्ट कर सकते हो, डिस्प्लेस, लेकिन ये डायरेक्शन नहीं बदलना है, मैग्नीट्यूड। मान लो ये वेक्टर है, इसको मैं चाहिए तो यहां कर सकता हूं, चाहिए तो यहां कर सकता हूं, यहां कर सकता हूं, यहां कर सकता, इसका वैल्यू नहीं बदलेगा, इसका सिर्फ पोजीशन बदलेगा, डायरेक्शन वही रहेगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। यही सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है वेक्टर्स का। इस वेक्टर को लेके जहां चाहिए वहां आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। नाउ इसको बोलते हैं वेक्टर्स इन ऑर्डर। एक जो टिप होगा, टिप से दूसरा वेक्टर का ऑरिजिन रहेगा, इस तरह का, समझा? ये वेक्टर्स इन ऑर्डर बोलते हैं। अगर मैं बोलता हूं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑर्डर में खींचो, अगर मैं बोलता हूं तो क्या करोगे आप? सबसे पहला इक्विलैटरल ट्रायंगल खींचो और इसको बोलते हैं ऑल थ्री आर इन ऑर्डर, समझे? एक पॉलीगन खींचो ऑर्डर में, वेक्टर्स इन ऑर्डर में होना जरूरी है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूं यहां? ये सब ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, समझ में आया ये? राइट, ये वेक्टर्स इन ऑर्डर हो गया। दूसरा क्या है? को इनिशियल वेक्टर्स। सर इस नाम सजेस्ट करेगा आपको, क्या मतलब क्या है? कॉमन इनिशियल पॉइंट, मतलब एक ही पॉइंट से अगर वेक्टर खींचोगे, इसको को इनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं। समझ में आया आपको? एक जैसा चाहिए वैसा जो भी वेक्टर होगा, एक ही पॉइंट को ले आकर के आप खींच सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझे आप? और तीसरा को टर्मिनल वेक्टर्स, तीसरा होगा कोटन, मतलब कॉमन टर्मिनल पॉइंट। ये देखो ना, जो भी वेक्टर्स होगा, अगर ऑल द वेक्टर्स टर्मिनेट एट ए पॉइंट, एक ही पॉइंट पे वो मीट करेगा टिप्स, इसको को टर्मिनल वेक्टर्स बोलते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां दो वेक्टर्स लेंगे, समझाऊंगा मैं। ये दोनों है, लेट अस से ये p बार है, q बार है। ये कैसा है? ये वेक्टर्स इन ऑर्डर। मैं इसी दोनों वेक्टर्स को मैं को इनिशियल बना सकता हूं। कैसे? पहले p बार खींचना है मुझे, समझा? सेम एज इट इज, और उसके बाद q बार को देखो ना, सो सेम वेक्टर्स आप को इनिशियल बना सकते हो। ये वेक्टर्स इन ऑर्डर है, को इनिशियल बना सकते हो, इसको को इनिशियल बोलेंगे। और यही दोनों वेक्टर्स को आप को टर्मिनल भी आप कर सकते हो। वो कैसा? मान लो पहले Q लिख रहा, ये Q हो गया, ये P मैं यहां ले आऊंगा, देखो ना, वही वेक्टर पी क्यू अब चाहे तो इन ऑर्डर में खींच सकते हो, चाहे तो को इनिशियल बना सकते हो, चाहे इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? या चाहे तो को इनिशियल बना सकते हो या फिर को टर्मिनल बना सकते हो। इसको को टर्मिनल भी आप बना सकते। समझ में आया आपको? ये तीनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अरे वेक्टर ऑर्डर में दे दिया, मैं क्या करूं? नहीं, ऑर्डर में दिया तो आप जिस तरह का चाहिए उस तरह का आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। होप ये पॉइंट आप सबको समझ में आया होगा। और वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें ये होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स होगा। ये मतलब लोग इतना कंफ्यूज हो जाए, अरे बाप रे,
इतना कंफ्यूज हो जाते हैं इसके बारे में। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, जब जब आप दो लाइंस को एंगल से, यहां कोई मतलब नहीं, मैं दो वेक्टर्स के बीच में एंगल के बारे में बात कर रहा हूं। तो मान लो मैं एक वेक्टर ऐसा खींचा और दूसरा वेक्टर ऐसा खींचा, क्यों? ये कोऑर्डिनेशन वेक्टर हो गया ना। इसका एंगल मान लो ये 30 डिग्री से, दोनों लाइन के बीच में, ठीक है। मैं चाहिए तो इसको, ये वेक्टर को मैं यहां भी खींच सकता हूं, है कि नहीं? एक क्यू बार देखो, ये यहां और यहां सेम हो गया ना, तो ये को टर्मिनल हो गया। ये अल्टरनेट एंगल है ना, ये 30 होगा तो ये कितना होगा? ये भी 30 होगा। ये सिर्फ लाइन के बारे में मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, अभी ये नहीं बताया एंगल जिसको बताते हैं। सी, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स को एंगल बोलते हैं ओनली व्हेन इट इज को-इनिशियल और को-टर्मिनल, तभी इसको एंगल को एंगल बिटवीन वेक्टर्स बोलते हैं। अब मान लो ये देखो ना, ये भी कोइनिशियल है, एंगल से 120 है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस P bar and Q bar? Your answer is 120. What is the angle between P bar and Q bar? Your answer is 30 degrees. समझे आप? ये कोइनिशियल या को टर्मिनल होना जरूरी है। अब देखो ना, मान लो मैं यहां आपको दिया हूं ये बार B बार, ये दोनों लाइन के बीच में जो एंगल दे रहा हूं मैं 130 डिग्रीज। मुझे चाहिए एंगल बिटवीन वेक्टर्स A बार एंड B बार, ये दोनों में। इसको देखकर कभी भी ये आंसर मत देना कि ये 130 डिग्री से, ये गलत है। इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में समझाना पड़ रहा है, क्योंकि सबसे पहले ये भी को आप को-इनिशियल बना दो। सिंपल है, इस वेक्टर को इस तरह का स्लाइड कर दो, काफी है। ये बात मैं इसी तरह का स्लाइड कर रहा हूं, नो चेंज एंड ऑल दैट। नाउ यू कैन टेल मी व्हाट इज दिस एंगल? ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया ना, ये टोटल आपको होगा 180, ये 180 होगा, ये 130 होगा, तो ये कितना होगा? 50 डिग्रीज। सो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स यहां होगा 50 डिग्रीज, नॉट 130 डिग्रीज। समझे आप इस पॉइंट को? इज दिस क्लियर टू यू? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेट मी टेल यू दिस, ओके? दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ मैं इसके बारे में मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल इन ऑर्डर, पहले बोल चुका हूं, इन ऑर्डर मतलब ये बार हो गया, ये B बार हो गया, ये C बार हो गया। ये दोनों लाइंस साइड्स के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्रीज है। अगर मैं पूछता हूं ये बार और B बार के बीच में एंगल कितना है, ये दोनों इन ऑर्डर है ना, तो क्या करना चाहिए आपको? इस तरह का एक्सटेंड करूंगा तो ये को-इनिशियल हो गया ना, तो को-इनिशियल हो गया तो ये एंगल बनेगा आपका 120। यहां ये भी 120, BC भी 120 होगा, CA भी 120 होगा। समझे आप? अगर मैं पूछूं व्हाट इज द सम ऑफ angles between successive pairs of vectors AB, BC, CA, where in an equilateral triangle taken in order. This is taken in order. So I have taken, what is the total value? 360 degrees. But the total angle of the triangles is always 180. That is always 180. That is the difference between this and this. समझे? Now, if equilateral triangle is given, in order it is given, this is the
total angle between successive pairs of vectors. Pairs मतलब ये भी एक पेयर हो गया, BC एक पेयर हो गया, CA एक पेयर हो गया, ठीक है। इन तीनों के बीच में ये जब है when these vectors are in order, ठीक है। अगर मान लो एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल हम ले लेंगे लेकिन वो ऑर्डर में नहीं है, वेक्टर्स नॉट इन ऑर्डर, तो एक को डिस्टर्ब करो वो काफी है। मान लो ये A होगा, ये B होगा, ये C होगा। हमको अब ये बता दो ये और B के बीच में एंगल कितना। आपको ये देखना है कि ये को टर्मिनल हो गया। को टर्मिनल का मतलब एज इट इज वही एंगल आपको लेना है, ठीक है। और C और B के बीच में, C और B को इनिशियल हो गया, ये को टर्मिनल हो गया, ये को टर्मिनल हो गया और ये को इनिशियल हो गया। और ये क्या हुआ, C और ये थीटा इन ऑर्डर, देख रहे हैं ना, C ये इन ऑर्डर। तो इन ऑर्डर मतलब 180 माइनस इस तरह का आपको एंगल लेना पड़ेगा। हम ऑलरेडी ले चुके हैं 120, तो टोटल कितना हुआ है 240 डिग्रीज। समझे आप? इज दिस क्लियर टू यू? एक ही इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑर्डर में होगा तो टोटल एंगल बिटवीन सक्सेसिव पेयर्स होगा 360, अगर ऑर्डर में नहीं है तो 240 होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेक्टर्स में, ठीक है, राइट। और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आपको समझाएंगे और पूरा इसको समझने के लिए कोशिश करो। ये किताबें कुछ चीजें मिलेंगे, कुछ चीज नहीं मिलेंगे, लेकिन इसको लेके आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक एक चीज को समझने के लिए कोशिश कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।